दोस्तों ये काम सूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, जिस चैप्टर तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। चुंबन विकल्प प्रकरणम। चुंबन का मतलब किस करना होता है। तो उपक्रम आचार्य वात्स्यायन ने आलिंगन निरूपण के पश्चात चुंबन विधि का वर्णन किया है। वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा या फिर चैनल का नेम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके आप रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। तो ओटो के द्वारा स्त्री या पुरुष के शरीर के किसी अंग का स्पर्श करना चुंबन कहलाता है। चुंबन के द्वारा कामोद्दीपन होता है, संभोग करने की इच्छा बढ़ती है। कामोद्दीपन का मतलब है जब पुरुष अपने होठों द्वारा स्त्री के अंग का चुंबन करता है तो स्त्री कामोद्दीप्त होती है, और स्त्री जब अपने होठों से पुरुष के शरीर के अंग का चुंबन करती है तब पुरुष का संभोग इच्छा यानी काम की इच्छा उद्दीप्त होता है। वात्स्यायन के अनुसार, आचार्य ऋषि वात्स्यायन के अनुसार चुंबन के दो रूप होते हैं। संभोग के पूर्व यानी संभोग से पहले, यानी शारीरिक संबंध से पहले। संभोग का मतलब शारीरिक संबंध होता है। मैंने जब रामायण महाभारत पढ़ा था तो उसमें भी बताया था। और संभोग प्रारंभ होने के बाद एक होता है। संभोग के पूर्व चुंबन आदि का प्रयोग काम वासना को उद्दीप्त करने के लिए होता है, और संभोग प्रारंभ होने के बाद चुंबन आदि का प्रयोग पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रहनन और शीतकार का प्रयोग यानी मुंह से सी सी का आवाज़ जो निकालती है नायिका, उसको शीतकार बोला गया है। शीतकार का प्रयोग संभोग प्रारंभ होने के बाद ही किया जाता है, किंतु कभी कभी संभोग के पूर्व भी इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आलिंगन के बाद चुंबन आदि का प्रयोग करना चाहिए। आलिंगन मतलब हक करना। उनमें भी क्या पहले चुंबन का प्रयोग करना चाहिए या नखछत दंतछत का बाद में। नखछत दंतछत नाखूनों से खुरचना, दांतों से काटना को बोला जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो पर भी बताया है, आप देख सकते हैं। क्या उनके प्रयोग का कोई क्रम है या बिना क्रम के इनका प्रयोग होता है। इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, चुंबन, नखछत और दंतछत के प्रयोग में कोई पौर्वपर्य क्रम नहीं होता या कोई नियम नहीं होता। अनुराग की अधिकता से संभोग के पहले इनका प्रयोग प्रधान रूप से करना चाहिए, और प्रहनन एवं शीतकार का प्रयोग संभोग काल में होता है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि राग की अपेक्षा ना होने के कारण चुंबन आदि का सर्वत्र हर समय प्रयोग करना चाहिए। मतलब राग की अपेक्षा यानी संभोग करने की इच्छा ना होने पर चुंबक आदि, मतलब जिसको फॉरप्ले बोला जाता है, उसका प्रथम बार संभोग के समय चुंबन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब प्रथम बार जब संभोग होता है उस समय। किंतु विश्रब्धिका नायिका में, अर्थात नायिका के रत की वृद्धि होने पर, इच्छा बढ़ने पर, संभोग की इच्छा बढ़ने पर विकल्प से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस क्रम में राग की वृद्धि होती है। उसके बाद नायिका में राग वृद्धि हो जाने पर काम को प्रज्वलित यानी संभोग की इच्छा को प्रज्वलित बढ़ाने के लिए करने के लिए अत्यंत शीघ्रता से एक एक करके अथवा एक साथ चुंबन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब आलिंगन क्रिया के बाद चुंबन क्रिया का वर्णन करते हैं। ललाट, बाल, केश मतलब कपोल यानी फोरहेड, नेत्र यानी आँख, वक्षस्थल, स्तन, ओष्ठ यानी होठ, और मुख का भीतरी भाग, जीभ, तालु इत्यादि, ये 8 चुंबन के स्थान हैं। किस करने के स्थान हैं। आप विमर्श लिखते हैं, वात्स्यायन के मतानुसार कामोपभोग के पूर्व काम वासना को प्रज्वलित करने के लिए चुंबन, दंतछत, नखछत आदि काम कलाओं का यथावसर अपनी इच्छानुसार प्रयोग करना चाहिए। वात्स्यायन का कहना है कि नायिका के प्रथम रत के समय चुंबन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रथम रत में नायिका का काम वेग मंद होता है, धीमा होता है, इच्छा कम होता है, धीरे धीरे वेग बढ़ता है। जब काम वेग पूर्ण रूप से उद्दीप्त हो जाए, बढ़ जाए, तो चुंबन आदि का एक एक करके अथवा एक साथ प्रयोग करना चाहिए। वात्स्यायन ने चुंबन के 8 स्थान बताए हैं। ललाट, केश,
कपोल, नेत्र, वक्ष, स्तन और मुख के अंदर मुखांतर्गत जीवा, तालु आदि। अनंग रंग में कामसूत्रक वक्षस्थल एवं बालों का चुंबन नहीं बताया गया है और अनुरंग रंग में कंठ के चुंबन का उल्लेख है, किंतु कामसूत्र में उसका प्रतिपादन नहीं है। पंचशायक में कपोल के स्थान पर कनपट्टी और चुचुक के चुंबन का विधान बताया गया है। नेत्र और मुख के भीतर भाग का चुंबन पंचशायक ने निषिद्ध बताया है। बालों के चुंबन का विधान केवल कामसूत्र में बताया गया है। बस आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि संभोग में कामोद्दीपन के लिए चुंबन, नक्तक्षत, दंतक्षत आदि का प्रयोग करना चाहिए, किंतु रागाधिक की अवस्था में, यानी राग हम संभोग की इच्छा की अधिकता की अवस्था में कामातुर व्यक्ति इतना काम में अंधा हो जाता है, कामांध हो जाता है कि उसे ये ध्यान नहीं रहता कि पहले चुंबन किया जाए या नक्षत या दंतक्षत। वो अपनी रुचि के अनुसार किसी का भी चुंबन पहले कर सकता है। लाट देशीय पुरुष उरु संधि यानी जंघाओं के जोड़, बाहुमूल, कांख और नाभिमूल का चुंबन अधिक रुचिकर मानते हैं। आचार्य वात्स्यायन मुनि का कथन है कि रागवश अर्थात राग के बढ़ जाने से कामवश लोग देशाचार के अनुसार उन स्थानों का चुंबन करते हैं, किंतु सभी लोगों का उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी लोगों को उन स्थानों का चुंबन नहीं करना चाहिए। तो अब विमर्श ये निकलता है कि आचार्य वात्स्यायन देशाचार के अनुसार चुंबन स्थान का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लाट देश के लोग कामवश होकर नायिकाओं के जांघ के जोड़ों, कांख और नाभि मूल का भी चुंबन करते हैं। ये लाट देश की रीति है, किंतु सर्वजनोपयोगी न होने के कारण, सर्वजन के उपयोगी मतलब सबके उपयोगी ना होने के कारण सब लोगों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। रति रहस्य में कोक ने भी लाट देश वासियों के लिए इन्हीं चुंबन स्थानों का वर्णन किया है। पंचसहायक में योनिमुख और बाहुमूल, कांख के चुंबन का उल्लेख है। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने नाभिमूल का अर्थ भग यानी योनि किया है। अंतरंग में कल्याणमल्ल ने लाट देश के लोगों के लिए देश प्रथा के अनुसार भग, योनिमुख, कांख और नाभिमूल पेडुली के चुंबन का निर्देश दिया है। इस प्रकार लाट देश में योनि, कांख और पेडुली के चुंबन की देश रीति है। कुछ लोग इस प्रथा को निंदनीय बतलाते हैं और इसे पशु प्रवृत्ति मानते हैं, किंतु वात्स्यायन ने विभिन्न देशों की रीति रिवाज के अनुसार उन देशों में प्रचलित चुंबन विधियों को निंदनीय नहीं माना है, किंतु देश प्रथा को सब लोगों के लिए अनुकरणीय माना है। आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में अनेक प्रकार के चुंबनों का वर्णन किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। कन्याओं के चुंबन, प्रौढ़ स्त्री पुरुषों का चुंबन, प्रौढ़ मतलब मैच्योर, प्रौढ़ों का पंचम चुंबन, ऊपर के ओठों का चुंबन, ओष्ठद्वय चुंबन, मुखांतर्गत यानी मुख के अंदर चुंबन और मुख का चुंबन। कन्याओं के चुंबन 3 प्रकार के होते हैं, निमित्तक, स्फुरितक और घटितक। पहले निमित्तक। निमित्तक क्या होता है? नायक के आग्रह करने पर या ज़बरदस्ती करने पर चुंबन के लिए तैयार कन्या मुख पर मुख तो रख देती है, किंतु लज्जावश चूमने की चेष्टा नहीं करती। इस प्रकार के चुंबन को निमित्तक चुंबन कहते हैं। दूसरा स्फुरितक। स्फुरितक क्या है? जब नबोड़ा नायिका नायक के मुख में अपना होठ रख देती है अथवा नायक नायिका के मुख में अपना होठ डाल देता है, तब थोड़ी सी लज्जा को धारण करते हुए चुंबन के लिए अपने होठ को कुछ फड़काती, हिलाती है, किंतु लज्जावश चुंबन नहीं कर पाती, उसे स्फुरितक चुंबन कहा जाता है। अब नेक्स्ट घटितक। जब नायिका नायक के होठ को अपने होठों से थोड़ा पकड़कर लज्जावश आंखें बंद कर अपने हाथ से नायक की दोनों आंखें बंद कर अपने जीभ के अग्रभाग से नायक के होठों को रगड़ती है, तो उसे घटितक चुंबन कहा जाता है। विमर्श। आचार्य वात्स्यायन ने कन्या के चुंबन के 3 प्रकार बताए हैं। यहाँ पर कन्या शब्द का अर्थ अविवाहिता युवती कन्या को लिया गया है, किंतु आचार्य वात्स्यायन ने कन्या पद का अर्थ अविवाहिता युवती तथा नवोड़ा कन्या जिसका पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ है या जो संभोग सुख से अपरिचित है किया है। महाभारतकार ने कन्या पद का अर्थ संभोग के योग्य अविवाहिता कन्या किया है। आचार्य वात्स्यायन ने अविवाहिता कुमारी युवती तथा नवविवाहिता किंतु संभोग सुख से अपरिचित कन्या के चुंबन के 3 प्रकार बताए हैं, यानी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उनके ये 3 प्रकार के
निमित्तक, स्फुरितक और घटितक चुंबन होते हैं। निमित्तक, यदि कुमारी कन्या नायक के अधरामृत का पान करना चाहती है किंतु लज्जा के कारण अधरामृत का पान करने में संकोच करती है और नायक जबरदस्ती नायिका के मुख पर अपना मुख रखकर चुंबन के लिए उसे मजबूर करता है तो नायिका नायक के मुख पर अपना मुख रख देती है किंतु चूमती नहीं। इसे निमित्तक कहते हैं। आचार्य वात्स्यायन। स्फुरितक, जब कुमारी कन्या नायक के अधरों को अपने होठों के बीच दबा लेती है और थोड़ी लज्जा धारण करती हुई चुंबन के लिए अपना होठ फड़काती है किंतु संकोचवश चुंबन करने में असमर्थ रहती है उसे स्फुरितक चुंबन कहते हैं। सूत्रकार का कहना है कि प्रथम बार के संभोग में कन्या को लोकलाज का भय रहता है और चुंबन करने में संकोच भी होता है किंतु दूसरी बार के संभोग में संकोच तो हट जाता है और डर भी नहीं लगता किंतु लाज थोड़ी सी रहती है। नायक को चुंबन के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती और वो निसंकोच चुंबन करना चाहती है तथा नायक के होठ को अपने मुख में रखकर चुंबन के लिए अपने होठों को हिलाती हुई किंतु लज्जावश अच्छी तरह चुंबन नहीं कर पाती। घटितक, जब संभोग सुख को प्राप्त कर चुकी कन्या नायक के होठों को अपने होठों से अच्छी तरह पकड़कर चुंबन करना चाहती है किंतु संकोचवश लजाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों से नायक की दोनों आंखें बंद करके अपनी जीभ से नायक के होठों को रगड़ती है। इसीलिए इस चुंबन को घटितक कहा जाता है। यह चुंबन क्रिया सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इसमें लाज, भय, संकोच कुछ भी नहीं रहता। इनके अतिरिक्त आचार्य नायक नायिका के कर्म भेद से अन्य चुंबनों का निर्देश करते हैं। सम, तिर्यक, उद्भ्रांत और अवपीड़ितक, ये 4 प्रकार के अन्य चुंबन होते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां तर्जनी और अंगूठे से एक दूसरे के होठों को पकड़कर दोनों होठों से इस प्रकार दबाएं कि दांत ना गड़ने पाए। इस प्रकार के चुंबन को अपीड़ितक कहते हैं। विमर्श से ये निकलता है। आचार्य वात्स्यायन ने कन्याओं के 3 चुंबनों के अतिरिक्त 5 अन्य चुंबनों का उल्लेख किया है। नायिका जब 2-3 बार चुंबन कर चुकी होती है तो उसका भय, लोकलाज, संकोच दूर हो जाते हैं और वो निर्भय, निर्लज और निसंकोच होकर आलिंगन, चुंबन आदि के लिए व्याकुल रहने लगती है। इसके लिए आचार्य ने सम, तिर्यक, उद्भ्रांत और अपपीड़ितक इन 4 प्रकार के चुंबनों का निर्देश दिया है। ये चुंबन स्वतंत्र वातावरण में विवाहित स्त्री अथवा संभुक्ता कुमारी कन्या द्वारा किए जाते हैं। इसमें लोकलाज, भय और संकोच का स्थान नहीं रहता। सम चुंबक, तिर्यक चुंबक और उद्भ्रांत चुंबक। अपपीड़ितक चुंबक। समचुंबक, नायक नायिका जब एक दूसरे के सामने बैठकर या लेटकर परस्पर एक दूसरे के होठों को चुंबन करते हैं तो वो समचुंबन, समान चुंबन कहलाता है। तिर्यक चुंबन और समचुंबन की अवस्था में नायक नायिका परस्पर अपने अपने मुखों को थोड़ा तिरछा करके चूमते हैं तो तिर्यक चुंबन कहलाता है। उद्भ्रांत चुंबक, जब नायक नायिका परस्पर एक दूसरे के पीछे की ओर बैठकर एक दूसरे की ठुड्डी पकड़कर थोड़े पीछे की ओर घुमाकर चुंबन करते हैं तो उसे उद्भ्रांत चुंबन कहते हैं। अपपीड़ितक चुंबन, जब नायक नायिका परस्पर एक दूसरे के अधरों का कसकर चुंबन करते हैं तो अपपीड़ितक चुंबन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य ने अपपीड़ितक नामक 5वें प्रकार के चुंबन का उल्लेख किया है। जब नायक नायिका अपने हाथों की उंगलियों से अर्थात अंगूठे और तर्जनी उंगलियों से परस्पर एक दूसरे के होठों को पकड़कर अपने होठों से इस प्रकार कसकर दबाएं कि दांत ना गड़े तो अपपीड़ितक नामक 5वां चुंबन कहलाता है। ये चुंबन संभोग के समय अत्यंत कामावेग होने पर किया जाता है। इस चुंबन में ऊपर नीचे के दोनों होठों को संतुलित प्रयोग होता है। चुंबन भेद का निरूपण कर अब उदर चुंबन में द्यूत का विधान बताते हैं। चुंबन में द्यूत चुंबन का प्रयोग करें अर्थात नायक नायिका दोनों चुंबन में परस्पर बाजी लगाएं। अब जय पराजय करने वाले द्यूत का लक्षण बताते हैं। नायक नायिका दोनों में जो पहले अधर को पकड़ ले उसी की जीत होती है। अब रागोद्दीपन करने वाले चुंबन कला का वर्णन करते हैं। उस बाजी में यदि स्त्री हार जाए तो वो सिसकती हुई हाथ को इधर उधर कंपित करे, पटके, नायक को ठेल कर दूर कर दे, दांतों से काटे, करबत बदल दे। मतलब ये खेल सा करने की सलाह दी जा रही है। यदि नायक ज़बरदस्ती अपनी ओर करना चाहे तो उससे विवाद करे और कहे कि फिर से बाजी लगा लो। उसमें भी यदि हार जाए तो दुगना हाथ पैर पटके और रोने लगे। अब कपट द्यूत का वर्णन करते हैं। इस चुंबन की बाजी में नायक के विश्वास के साथ असावधान हो जाने पर मौका पाकर नायिका नायक के
अधर को पकड़कर अपने दांतों के अंदर दबोचकर अपनी जीत पर हंसे, जोर से चिल्लाए, धमकाए, ताना मारे, व्यंग कसे और नाचने लगे तथा भौहें को नचाती हुई, घुमाती हुई, चंचल नेत्रों से हंसती हुई मुख से उनसे बार बार तरह तरह के व्यंग्य वचन बोले। इस प्रकार चुंबन संबंधी प्रणय कलह समाप्त हुआ। मतलब एक रोल प्ले करना संभोग के समय, एक खेल करना, इसको प्रणय कला बोला जाता है। इस चुंबन द्युत कला के द्वारा नक्षत, दंतशत, प्रहरण और द्युत कला की व्याख्या की गई है। प्रचंड वेग वाले नायक और नायिका के लिए ही इन प्रणय कलयों का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य वात्स्यन ने यहाँ पर नायक नायिका के लिए द्युत कला का विधान बताया है। इसमें नायक नायिका दोनों चुंबन में ये बाजी लगाते हैं कि कौन किसके होठ को पहले चूमता है। जो पहले चूमेगा वो विजयी माना जाएगा। इस बाजी में नायक नायिका के होठ को पहले चूम लेता है तो नायक जीत जाता है और नायिका हार जाती है। तब वो रति कला करती है, सिसकती हुई हाथ पैर पटकती है, मुंह फेर लेती है, नायक को ढकेल देती है और स्वयं दूर हट जाती है। यदि नायक जबरदस्ती उसके मुंह को अपनी ओर करना चाहे तो वो विवाद करती हुई कहती है कि फिर एक बार बाजी लगा लो। जब वो दूसरी बार भी हार जाती है तो दुगना रोष जताती है, हाथ पैर पटक कर सिसकती हुई रोने लगती है। और जब नायक थोड़ा असावधान हो जाता है तो धोखे से झपट कर नायक के ओठ को अपने अधरों से दबोच कर हंसती है, अपनी जीत की घोषणा करती हुई कहती है कि देखो देखो मैं जीत गई, तुम हार गए। इस प्रकार नायिका अपनी जीत पर हंसती है, नाचती है और नायक पर व्यंग कसती है, ताना मारती है तथा धमकाती है कि अगर तुमने ज़बरदस्ती होठ को छुड़ाने की चेष्टा की तो मैं दांतों से जोर से काट लूँगी। इस प्रकार का ये प्रणय कलह उन्हीं नायक नायिकाओं के लिए साध्य है जो प्रचंड वेग के साथ संभोग क्रिया में ठहरते हैं। मतलब जिनके काम का स्टेमिना ज़्यादा होता है, उनके शीघ्र स्खलित नहीं होते। इस प्रकार के प्रणय कलह से काम की इच्छा, संभोग की इच्छा जागृत होती है और अनुराग की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है तथा परम आनंद की अनुभूति होती है। यदि नायक नायिका के अधर को नायक के अधर को चूमने लगे तो नायक को भी नायिका के ऊपरी ओठ को चूमना चाहिए। ये चुंबन उत्तर चुंबित कहलाता है। यदि नायक नायिका के दोनों होठों को पकड़कर चुंबन करता हो तो नायिका भी नायक के दोनों होठों को पकड़कर चूमे। यदि नायक के मूछे ना हो तो यदि मूछे हैं तो नहीं चूमना चाहिए। इस प्रकार का चुंबन संपुटक कहलाता है। इस प्रकार विविध ओष्ठ चुंबन को कहकर जब मुख चुंबन का निरूपण करते हैं, जब संपुटक चुंबन में रत नायक अपनी जीभ यानी जीवा से नायिका के दांतों, तालू और जीवा को अच्छी तरह रगड़े तो उसे जीवायुद्ध कहते हैं। जिस जीवायुद्ध के समान मुख एवं दांतों के ग्रहण और दान अर्थात मुख युद्ध एवं दंत युद्ध की व्याख्या हो गई। स्थान विशेष के योग से ओष्ठ एवं मुखांतर्गत चुंबनों से भिन्न अंगों में चुंबन के 4 अन्य भेद माने हैं: सम, पीड़ित, अंचित और मृदु। आचार्य वात्स्यन का कहना है कि यदि नायिका नायक के होठ को चूमने की चेष्टा कर रही हो तो नायक को भी नायिका के ऊपरी होठ को अपने दोनों होठों से दबाकर ऊपर के होठ को चूमना चाहिए। उसे उत्तरोष्ठ चुंबन कहते हैं, अर्थात चुंबन का उत्तर चुंबन से देना चाहिए। इसी प्रकार यदि नायक नायिका के अधरोष्ठ को चूम रहा हो तो नायिका को भी नायक के ऊपरी होठ को चूमना चाहिए। यदि नायक के दाढ़ी मूछें ना हो तो यदि नायक की दाढ़ी मूछें हैं तो चुंबन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब नायिका या नायक दोनों में से कोई एक किसी एक के गालों या कपालों को अपने हाथ की उंगलियों से दबाकर होठों को संपुटिक कर जीवा को दांतों, ओठों और तालू से रगड़े तो उसे जीवायुद्ध कहते हैं। जीवायुद्ध से राग की वृद्धि होती है। जीवायुद्ध की तरह मुख युद्ध और दंत युद्ध भी होते हैं। मुख युद्ध में नायक नायिका परस्पर एक दूसरे के मुख को पकड़कर आमने सामने करके मुख मिलाकर जीभ से मुख के अंदर का भाग चूमते हैं। इसी प्रकार दंत युद्ध में नायक नायिका परस्पर एक दूसरे के दांतों को रगड़ते हैं और दांतों से एक दूसरे को काटते हैं। दंत चुंबन से स्त्रियां अधिक प्रसन्न रहती है। इससे काम संवेग बढ़ जाता है जिससे पूर्ण संभोग सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मस्तक, कपोल आदि अंगों का भी चुंबन करना चाहिए। आचार्य वात्स्यन ने काम वेग को बढ़ाने वाली क्रियाओं को चुंबन विशेष माना है। नायक नायिका संभोग के पूर्व अथवा संभोग के समय एक दूसरे के गालों, स्तनों, जांघों, नितंब, योनि और चुतड़ों में
चिकोटी काटना, थपथपाना अथवा गुदगुदाना आदि काम को बढ़ाने वाली कामोत्तेजक क्रियाएं करते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबन विशेष कहते हैं। चुंबन विशेष 4 प्रकार के होते हैं: सम, पीड़ित, अंचित और मृदु। सम नायक नायिका का परस्पर एक दूसरे के आमने सामने बैठकर या लेटकर वक्षस्थल, उरु संधि और कान में चूमना या गुदगुदाना समचुंबन कहलाता है। पीड़ित स्तन, कपोल, नाभि और नितंब को दबाकर किया जाने वाला चुंबन या चिकोटी काटना पीड़ित चुंबन कहलाता है। अंचित स्तनों के नीचे और कांक में गुदगुदाना या चूमना अंचित चुंबन कहलाता है। मृदु ललाट, मस्तक, नेत्र आदि अंगों को चूमना मृदु चुंबन कहलाता है। इसके बाद अवस्था भेद से अन्य चुंबन प्रकारों का वर्णन करते हैं। राग दीपक चुंबन सोए हुए नायक के मुख को देखती हुई नायिका किसी विशेष अभिप्राय से चुंबन करती है तो उसे राग दीपन चुंबन कहते हैं। जब नायक सोया हुआ हो उस समय चलितक, नायक मतलब लड़का, नायिका मतलब लड़की। चलितक चुंबन नायक के असावधान अन्य मनस्कर रहने पर, कलह की स्थिति में होने पर अथवा दूसरी ओर ध्यान लगाए हुए हो अथवा सोने की स्थिति में होने पर नायक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अथवा निद्रा भंग करने के लिए जगाने के लिए नायिका द्वारा किया गया चुंबन चलितक चुंबन कहलाता है। प्रतिबोधिक, रात्रि में देर से घर लौटे हुए नायक के द्वारा सैया पर सोती हुई नायिका का चुंबन प्रतिबोधिक चुंबन कहलाता है। इसी प्रकार नायिका भी नायक के प्रेम भाव को जानने की इच्छा से नायक के आगमन यानी लौटने के समय को जानकर सोने का बहाना बनाकर लेट जाए। छाया चुंबन, दर्पण में, आईने में, दीवार में अथवा जल के प्रतिबिंबित दिखाई देने वाली नायिका या नायिका की छाया का प्रेम प्रदर्शित करने के लिए अथवा संभोग की इच्छा प्रकट करने के लिए चुंबन करना छाया चुंबन कहलाता है। षड्क्रांतक चुंबन, इसी प्रकार बालक, चित्रकारी तथा प्रतिमा का चुंबन और आलिंगन करना संक्रांतक चुंबन कहलाता है। अंगुली चुंबन और रात्रि में नाटक देखने के समय अथवा किसी सामाजिक उत्सव में पास में आई हुई नायिका के हाथ की उंगलियों का चुंबन अथवा पास में बैठी हुई नायिका के पैर की उंगलियों का चुंबन करना अंगुली चुंबन कहलाता है। नायक के प्रति संकेतों के द्वारा अपने प्रेम भाव को प्रकट करती हुई संवाहिका नायिका का चुंबन की इच्छा न रखने वाली अकामा नायिका के समान भाव प्रदर्शित करती हुई नींद के बहाने नायक के जांघों पर अपना मुख रखना और जांघों का चुंबन करना प्रेम वर्धक होता है। इस विषय में एक श्लोक है: काम भावना को प्रकट करने के लिए जैसा पुरुष करे वैसा ही स्त्री को भी करना चाहिए। जिस प्रकार नायक नायिका पर ताड़ना या आघात करे उसी प्रकार नायिका भी पुरुष को ताड़ित करे। जिस प्रकार नायक जिस अंग से नायिका के जिस अंग का चुंबन करे उसी प्रकार नायिका भी उसी अंग से पुरुष के उसी अंग का चुंबन करे, यानी दोनों बराबर होने चाहिए उस समय। चुंबन एक कला है जिसमें कोमलता का भाव निहित है। चुंबन कामोद्रेक का वर्धक, नायक नायिका के हृदयोत्सित विचारों का वाहक, जीवन में एक नवीन क्रांति का उत्पादक और आनंदानुभूति का मुख्य द्वार है। आचार्य पद्मश्री ने चुंबन के 2 प्रकार बताए हैं: सशब्द चुंबन और निशब्द चुंबन। सशब्द चुंबन के 7 भेद होते हैं: स्तनित, कुलित, श्वसित, शीतकार, फुत्कार, हिंकृत और द्युतकृत। तथा निशब्द चुंबन के भी 7 भेद माने गए हैं: निपीड़ित, भ्रमित, उन्मानित, स्फुरित, संतोष्ट, बेकृतक और नतखंड। आचार्य पद्मश्री ने चुंबन के 8 स्थान बताए हैं: स्तन, वक्ष, नाभि, अधोरस्थ, कपोल, हृदय, जांघ और उरुदेश। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मश्री ने वात्सायन के मतों का संक्षिप्तीकरण किया है। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।